हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं हूं अभिषेक वर्मा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे, जहां हम जो है मैथ्स की आपकी प्रिपरेशन को एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से देखने के लिए, आपके एक नए आयाम देने के लिए, एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आपके साथ डेली मेहनत कर रहे हैं। और उम्मीद करता हूं आप भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हो और अपने नंबर्स जो हैं मॉक टेस्ट में उनको रिफ्लेक्ट होते हुए देख रहे हो। सुबह के बज चुके हैं 9 और अभी हमारी क्लास है कंपाउंड इंटरेस्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट जो ब्याज पर ब्याज था, चक्रवृद्धि ब्याज था, उसको जहां तक हमने अभी पढ़ लिया था उसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं इस शानदार सवाल के साथ। लेकिन जब हम इस सवाल को शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन कि 6000 पर 5% ब्याज की दर से दूसरे और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। ये हमने डिस्कस कर लिया था यहाँ पे कि 5% है तो 20 से 21 और फिर से 20 से 21। इस 20 की वैल्यू 300 थी सवाल में, तो ये जो इसकी 20 की वैल्यू 21 थी, 21 की वैल्यू आ जाएगी 315 रुपए। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था, इसको मैं वापस नहीं बता रहा। लेकिन जब मैंने आपको ये बताया तो उस समय थोड़ा सा माइंड से स्लिप आउट हो गया कि मैं आपको इसका एक और तरीका बता सकता था। तो इस तरीके को छोड़कर, ये तो हमने कल सीख ही लिया है, हम नए तरीके को एक बार देखकर फिर आगे आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि जब मैंने देखा कि यार ये तरीका सही है, ये दोनों तरीके सही हैं, लेकिन इनसे आसान एक और तरीका हो सकता है, तो मैं आपके लिए हर एक पॉसिबल एफर्ट कर रहा हूं जिससे अच्छे से अच्छा, इजी से इजी तरीका हम सीख सकें। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सीआई ऑफ थर्ड ईयर एंड सेकेंड ईयर ऑन 6000 एट द रेट ऑफ 5%। कि 6000 रुपए पर दूसरे और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। तो देखो, इसको सबसे बढ़िया तरीका उसी तरीके से करा रहा हूं मैं, लेकिन ये आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी तो मैंने इसको 21 माना था और फिर 20 मान के कर दिया। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए देखो क्या कह रहा है कि 5% पर एनम की रेट है, यानी 20 से 21, यानी 20 से 21। तो प्रिंसिपल और अमाउंट फर्स्ट ईयर के एंड में अगर पहले 20 था तो 21 हुई राशि। अगर प्रिंसिपल 20 था तो हर 20 पे 1 रुपए का ब्याज लग रहा है तो 21 होगी। नेक्स्ट ईयर फिर 20 से 21 होगी, नेक्स्ट ईयर फिर 20 से 21 होगी। इसका मतलब हुआ क्या कि अगर मेरा प्रिंसिपल 400 था, इसको ऐसे समझो, 20 से 21 हुई, यानी कि 2 साल में ये राशि बढ़ के 400 से 441 हो जाएगी। ये बहुत इजी कंसेप्ट है, हमने पहले वाले सवालों में भी देखा है कि सबसे इजीएस्ट मेथड है, 2 साल का है तो 400 से 441 होगी। अब इसकी कंडीशन क्या है कि अगर ये प्रिंसिपल मेरा 400 रुपए था, प्रिंसिपल मेरा 400 रुपए था, इसका मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में 20 की जगह 21 हुआ है। फर्स्ट ईयर के एंड में 20 की जगह 21 हुआ है, 20 की वैल्यू 400 थी तो 20% बढ़ के फर्स्ट ईयर के एंड में हो गया 420। यही हुआ कि सॉरी 5% की 5% बढ़ रहा है तो 400 पे 420 बढ़ जाएगा। दूसरी बात, अब दूसरी साल क्या होगा, दूसरी साल भी ये हुआ कि आपके जो शुरुआत में फर्स्ट ईयर के एंड में जो 20 राशि बची थी उस पे 5 बढ़ के 21 होगी। यही तो कहा है कि फर्स्ट ईयर के एंड में जो 20 राशि बची थी उस पर 1 बढ़कर 5% से 21 होगी, यानी कि अगर ये 420 राशि थी तो 441 होगी। कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ 20% से बढ़ा रहा हूं मैं, सॉरी 5% से, कि 400 का 5% बढ़ाया तो 420 और फिर इस 420 पे भी 5% बढ़ाया तो 441। अब देखो ये सिंपल सा कंडीशन ये आ गई सवाल की पूरे की कि अगर ये राशि, ये जो प्रिंसिपल है मेरा, अगर शुरुआत में 400 था तो पहले साल के एंड में तो हो गया 420 और दूसरे साल के एंड में हो गया 421। यही कह रहा है, यही तो कह रहा है। अब इसके बाद में आप देखो, मतलब इसमें यही कह रहा है कि आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है
रेट ऑफ इंटरेस्ट इसी प्रकार से चेंज हुई है कि अगर पहले साल मुझे 400 ब्याज मिला तो दूसरे साल मिलेगा, ये इंटरेस्ट का रेशो है कि पहले साल मुझे अगर इंटरेस्ट मिला ये फर्स्ट ईयर का, तो ये हो जाएगा इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का और ये हो जाएगा इंटरेस्ट थर्ड ईयर का। मतलब ये प्रिंसिपल और अमाउंट से मैंने आपको समझा दिया था कि समझ में आए, बाकी ये इंटरेस्ट का रेशो है। कैसे, अभी देखो एक बार वापस से समझो क्या कह रहा है। मैंने आपको बताया था इस सवाल में प्रूफ करके कि अगर आप जो है एक साल और किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव ईयर्स का रेशो निकालते हो तो वो भी आपके ब्याज पर ही बढ़ता है। कि इंटरेस्ट जो होता है, ये सवाल करने से पहले हमने डिस्कस किया था कि जो इंटरेस्ट होता है वो भी उसी रेट में बढ़ता है, कि इंटरेस्ट जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो उसी रेट से बढ़ता है। यानी कि अगर फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लगा 400 रुपए तो सेकेंड ईयर में लगेगा 420 और थर्ड ईयर में लगेगा 441। यही कह रहा है वो कि फर्स्ट ईयर में अगर मेरे इंटरेस्ट 400 लगा तो सेकेंड ईयर में 420 और थर्ड ईयर में 441। ये इंटरेस्ट का रेशो हो गया। अब ये क्या कह रहा है सवाल में, दूसरे और तीसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज मेरे कितना लगा है, तो दूसरे साल में तो चक्रवृद्धि ब्याज लगा है 420 और तीसरे साल में लगा है 441, तो डिफरेंस आ गया मेरे 21 का। ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, मैं तो आपको सिर्फ इतना समझा रहा हूं कि अगर मैं 5% पर एनम से इंटरेस्ट कैलकुलेट करता हूं तो पहले साल के इंटरेस्ट और दूसरे साल के इंटरेस्ट का रेशो रहेगा 20 से 21, क्योंकि इंटरेस्ट भी उसी रेशो में बढ़ता है जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। तो मतलब अगर पहले साल इंटरेस्ट मुझे 400 मिला था तो दूसरे साल 420 और तीसरे साल 441। ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका है। तब आप देखो मुझे 400, 420 और 441 से तो रेशो आया है, लेकिन मुझे ये सवाल में दिया हुआ है कि 6000 पर 5% से ब्याज निकालना है। ये एक मैं आपको नया कंसेप्ट दे रहा हूं कि आप इंटरेस्ट कैसे निकाल सकते हो। 6000 पर 5% से इंटरेस्ट है तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 300 रुपए। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 300 रुपए। इस 400 की वैल्यू सवाल में 300 दी हुई है, तो हमें इस 21 यूनिट की वैल्यू चाहिए। हर एक चीज 3/4 गुना है, तो इसका 3/4 कर दो, 15.75। क्या हुआ इस सवाल में, आसानी से समझो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मैंने आपको प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात लेके बता दिया। इसको वैसे समझो कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जब हम कैलकुलेट करते हैं तो पर ईयर का इंटरेस्ट भी उसी रेशो में होता है जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अनुपात से बढ़ रहा है। तो ये यूं कह रहा हूं कि अगर पहले साल में 20 इंटरेस्ट था तो दूसरे साल में हो जाएगा 21 और दूसरे से तीसरे साल में जाएंगे तो भी रेशो 20 से 21 ही रहेगा। यानी अगर फर्स्ट ईयर के एंड में मुझे 400 रुपए इंटरेस्ट मिला तो सेकेंड ईयर में मिलेगा 420 और थर्ड ईयर में मिलेगा 441, 441। अब मुझे सवाल में दिया हुआ है इस 400 की वैल्यू 300। अब ये 400 की वैल्यू 300 कहां से आई कि 6000 रुपए की राशि है और 5% से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो पहले साल का इंटरेस्ट तो आप इजीली निकाल लोगे 6000 का 5%। 400 की वैल्यू 300 है तो 21 की वैल्यू 15.75। उम्मीद करता हूं बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा, वरना ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम और देख लेंगे। अभी हम आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ये हमारी पिछली क्लास का रिकेप हो गया है। अब आज की क्लास देखो, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर इज 1000 at 10% per annum compounded annually, find the compound interest for सेवंथ ईयर। कि अगर तीसरे साल के लिए मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट 10% से 10,000 रुपए है, 1,000 रुपए। अगर तीसरे साल का इंटरेस्ट जो है मेरा 1,000 रुपए है तो सातवें साल का इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए अगर हम ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं तो बिल्कुल आसान है। मैंने आपको बताया था कि जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हो, देखो वैसा सवाल फिर से आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हो तो इंटरेस्ट भी उसी रेशो में बढ़ता है जिसमें प्रिंसिपल और अमाउंट बढ़ते हैं। क्योंकि क्या होता है इसमें कि इंटरेस्ट पे भी ब्याज लगेगा, इसमें ब्याज पे भी ब्याज लगेगा। तो ब्याज किस अनुपात में लगेगा, जैसे मान लो 10% दी हुई है तो पहले साल 10 रुपए ब्याज लगा तो अगले साल 10 तो लगेगा ही, इस 10 पे 10% और लगेगा 11। तो मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट इसी रेशो में बढ़ता है। तो बस इससे कर लेंगे कि थर्ड ईयर का इंटरेस्ट है
और 7th ईयर का इंटरेस्ट मुझे निकालना है। 3rd ईयर का इंटरेस्ट है और 7th ईयर का इंटरेस्ट मुझे निकालना है। यहां से मुझे रेशो ही मिलता है कि मतलब हर साल जिस अनुपात में बढ़ेगा वो मैं बता दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। कि मान लो ये 3rd ईयर का इंटरेस्ट है और अगर मैं 4th ईयर का इंटरेस्ट निकालूं, 3rd ईयर का इंटरेस्ट मुझे दिया हुआ है और मैं 4th ईयर का इंटरेस्ट निकालूं, 10% से बढ़ रहा है यानी 1/10। देखो आराम से समझो तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी कि हर साल 10% पर एनम से इंटरेस्ट बढ़ रहा है। 10% पर एनम से बढ़ रहा है यानी कि अगर तीसरे साल में 10 था तो अगले साल 11 हो जाएगा। तीसरे साल में 10 था तो अगले साल कितना हो जाएगा? 11। बस अब इसको ऐसे ही कर देंगे। चौथे से 5वें साल में 10 से 11, हर साल बढ़ा रहा हूं। देखो ये मैं गया तीसरे साल से चौथे साल में, कि अगर तीसरे साल मेरा इंटरेस्ट 10 था तो उस पर ब्याज लग जाएगा 10% और 11 हो जाएगा। चौथे से 5वें साल में जाऊं तो फिर 10 से 11 हो जाएगा। फिर 5वें से 6ठे साल में जाओ फिर 10 से 11 हो जाएगा। और लास्ट में 6ठे से 7वें साल में चल जाओ तो फिर 10 से 11 हो जाएगा। देखो आसानी से मैं आपको समझा रहा हूं, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए लिखवा रहा हूं, बाकी आपको करना क्या है। देखो इसमें सिंपल सा एक लॉजिक है कि अगर हर साल 10% से बढ़ता है, हर साल 10% से बढ़ता है तो एक ईयर में कितना होगा? 10 से 11। एक ईयर में कितना होगा इंटरेस्ट? 10 से 11। तो 4 ईयर की निकाल देंगे, क्योंकि हमें तीसरे साल तो दिया हुआ है, और 7वें साल का निकालना है, मतलब 4 ईयर का। तो 10 की पावर 4 से बढ़ के 11 की पावर 4, 10 की पावर 4 से बढ़ के 11 की पावर 4 हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से निकाल दो। 10 की पावर 4 तो है 10,000, 10 की पावर 4 तो है 10,000 और 11 की पावर 4 है 14,641, 14,641। अब देखो जिनको 11 की पावर 4 कैलकुलेट करना आता है वो तो बहुत आसानी से कर देंगे, जिनको नहीं आता उनको बताऊं कि आप 11 का क्यूब तो ध्यान है 1331, 11 का क्यूब तो ध्यान है 1331, इसको 11 से गुणा कर दो, 11 से गुणा कर दो। 11 से गुणा करना मैंने आपको सिखा ही रखा है। या फिर आप 11 का स्क्वायर करो और फिर से स्क्वायर कर दो। 11 का स्क्वायर करके फिर से स्क्वायर कर देंगे तो 11 की पावर 4 आ जाएगी, यानी 121 का आप स्क्वायर कर दो, 121 का स्क्वायर कर दो। तो 121 का कैसे करेंगे? 21 ज्यादा है तो 42, 21 ज्यादा है तो 21 और जोड़ दो 142, और 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर 441, इनको जोड़ दो 14641, 14641। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। मतलब अगर ये मेरे तीसरे साल का ब्याज 10,000 रुपए था, तीसरे साल का ब्याज 10,000 रुपए था तो 7वें साल 14,461 हो जाएगा। ये अनुपात आया है। अब ओरिजिनल कंडीशन क्या है? तीसरे साल का ब्याज 1,000 ही है, तीसरे साल का ब्याज 1,000 ही है, यानी 10,000 की वैल्यू 1,000 दी हुई है सवाल में। ओरिजिनली 10,000 की वैल्यू सवाल में 1,000 दी हुई है, यानी 10 का भाग देना है, तो इसमें भी 10 का भाग दे दो, इसमें 10 का भाग दे दो, 10 का भाग देना है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 1464.1, 1464.1। इतनी आसानी से आपका सवाल हो जाएगा। आपको करना कुछ भी नहीं कि एक साल में 10 से 11, तो 4 साल में 10 की पावर 4 से 11 की पावर 4। 10,000 की वैल्यू 1,000 है तो 14,641 में 10 का भाग दे दो। वही तरीका मैंने कराया जो उस सवाल में बताया था कि 400 से बढ़ के 420 हुआ और 420 से 441। आसानी से समझ में आ जाएंगे अगर आप रेगुलर क्लासेस में बने रहोगे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1,60,000 एट 10% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड सेमी एनुअली। बिल्कुल बहुत देखो अब की बार बढ़िया आया है, आपको सेमी एनुअली का कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा कि 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक की दर से 6 माही देय चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप ये देखो कि 6 माही देय क्या होता है। 6 मंथ क्या होता है? 6 मंथ में आप कंपाउंड करो तो क्या चीज होती है। इसी के साथ मैं आपको 3rd मंथ भी बता दूंगा, 4th मंथ भी बता दूंगा, क्वार्टरली भी बता दूंगा, सभी चीजें।
देखो आपके सिस्टम क्या है कि एक तो आपके कंडीशन है वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो, जैसा कि हम इन सवालों में करते आ रहे थे, वार्षिक रूप से संयोजित। इसका मतलब क्या होता है, इस कंडीशन में वार्षिक में आपको ब्याज दिया जाता है 12 महीने से, ब्याज दिया जाता है 12 महीने से। मतलब जैसे मान लो वही सिंपल सा हमारे पास तो उदाहरण है, मैं बहुत ज्यादा घुमाता नहीं हूं आपको, कि अगर मेरा प्रिंसिपल 1000 है और मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई है 10% पर एनम, और मुझे कंपाउंडेड ईयरली है, ये 12 महीने से कंपाउंड होता है। तो इसका मतलब क्या है, देखो आप बिल्कुल आसानी से समझो कि इसमें ब्याज जो है 1 साल बाद देना है, मुझे 1 साल बाद देना है, और ये 2 साल का टाइम है इसमें। देखो आसानी से समझो तो हर चीज समझ में आएगी। तो मतलब 1 साल बाद ब्याज दूंगा 10% से, तो मैं दे दूंगा 100 रुपए ब्याज। 1 साल बाद 1000 रुपए तो वो दे दूंगा और 100 रुपए ब्याज हो जाएगा, तो 1100 होगी राशि टोटल। अब इसके बाद क्या कंडीशन है, जो नेक्स्ट ईयर का होगा वो इस 1100 पे काउंट होगा, नेक्स्ट ईयर का 1100 पे काउंट हो गया, क्योंकि यही हमारा कंसेप्ट है कि हमने 12 महीने बाद अगर ब्याज 1000 रुपए दे दिया, 12 महीने बाद अगर ब्याज 1000 रुपए दे दिया, तो अब राशि बढ़कर होगी 1100। अब इस पे 10% देना है तो 110 और दे दूंगा। अब इस 1100 पे 10% देना है तो 110 और दे दूंगा, 1210 रुपए, 1210 रुपए। ये तो आपकी कंडीशन होगी साधारण। अब आप देखो 6 मंथ की कंडीशन क्या होती है, इसमें ब्याज जो है 6-6 महीने के अनुपात में जुड़ता है। मतलब पहली कंडीशन में तो मैं आपको ब्याज साल भर के अंत में दे रहा था, मान लो मेरी आपके साथ ग्राउंड रिपोर्ट सही है, रिलेशन अच्छे हैं, हमारी जो है क्रेडिट जो स्कोर है वो अच्छा चल रहा है दोनों का आपस में, तो इसमें कंडीशन क्या है, आप मेरे को कह दोगे कि साल भर बाद दे दो। मान लो मैं आपके सामने नया आया हूं तो आप, या मान लो आपके सिद्धांत कुछ और कहते हैं, तो आप कहो कि बार मुझे तो 6 महीने के साथ ही ब्याज चाहिए, 6 महीने हुए और ब्याज चाहिए। अब इसमें कंडीशन कैसे बदलेगी, मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 10%, अब 10% पर एनम, मतलब मुझे 1 साल में 10% ब्याज देना है, 1 साल में 10% ब्याज देना है। तो जब मैं 6 मंथ का काउंट करूंगा, जब मैं 6 मंथ का काउंट करूंगा तो मेरी रेट कितनी हो जाएगी, आधी। क्यों, क्योंकि मुझे पूरे 1 साल में 10% ब्याज देना है। यही तो कंडीशन है कि ब्याज तो 1 साल में देना है 10%, आप मुझसे 6 महीने में ले रहोगे तो मैं आपको 5% दे दूंगा। आपने कहा कि मुझे तो 6 महीने में ही दे दो, तो मैं कहूंगा कि भाई 5% ले लो मेरे से, और तो क्या करोगे, तो आपकी रेट तो जाएगी 5%। अब 12 महीने की बात करें हम, मान लो 12 महीने की बात करें तो टाइम हो जाएगा 2 बार, 2 बार। कैसे, क्योंकि ये जो रेट होगी ये 6 महीने की होगी, अगर हम 1 साल में बात करें तो मुझे 2 बार देना पड़ेगा, मतलब 6 और 6 मंथ कि इस कंडीशन में क्या हो जाती है, रेट तो हो जाती है आधी, और जो टाइम है ब्याज 2 बार जुड़ गया, क्योंकि मैं 6 महीने से दे रहा हूं तो 1 साल में पहले तो 6 महीने बाद दूंगा ब्याज, और फिर से 6 महीने बाद, तो टाइम हो जाता है डबल। तो बस अब उसी सवाल को इससे कर देंगे कि मेरी, अब आप देखो क्वेश्चन, प्रिंसिपल है मेरा 1000 और रेट है 10% पर एनम। अब इसको ईयरली और 6 मंथ के दोनों से अगर हम काउंट करें तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि 10% पर एनम मेरा ब्याज है, 10% पर एनम ब्याज है, और मैं ईयरली दे रहा हूं, मान लो 1 साल के लिए ईयरली दे रहा हूं पहली कंडीशन में, 12 मंथ के लिए, मतलब मैं 12 महीने में 10% दूंगा टोटल, तो कितना ब्याज दे दूंगा, 100 रुपए। 12 महीने में मैं टोटल 10% दूंगा तो ब्याज हो जाएगा 100, क्योंकि राशि 10 से 11 हो जाएगी, तो यानी कि 100 रुपए ब्याज लगते हैं। ये 1000 रुपए थी, 1000 रुपए थी तो 1000 से बढ़ के 1100 होगी, तो 100 रुपए ब्याज हो गया। लेकिन अब इसी पर्टिकुलर कंडीशन को अगर हम देखें, इसमें इसी पर्टिकुलर कंडीशन को अगर हम 6 महीने में देखें कि ये आपकी कंडीशन सारी सेम है, प्रिंसिपल भी यही है, कितना, 1000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 10% ही है, 10% तो है पूरे साल के लिए, और मैं अब की बार 6 मंथ के हिसाब से काउंट कर रहा हूं, 6 मंथ के हिसाब से काउंट कर रहा हूं, तो मेरी 12 महीने के लिए 10% रेट है, तो 6 महीने के लिए हो जाएगी 5%, ठीक है। और टाइम जो हो जाएगा 2 × 6 मंथ हो जाएगा, कि 1 साल है
तो मैं 1 साल में 2 बार आपको दूंगा। इसका मतलब आपको अब इसको यूं समझ लेना है कि 6 महीने में ब्याज देना है और 2 बार देना है। 5% है तो 20 से बढ़कर हो जाएगा 21। 5% है तो 20 से बढ़कर हो जाएगा 21। फिर दोबारा 5% है तो 20 से बढ़कर हो जाएगा 21। 5% है 20 से 21, फिर 5% है 20 से 21, यानी कि टोटल अगर मेरी 400 रुपए राशि थी तो बढ़कर कितनी होगी 441। टोटल अगर 400 रुपए राशि थी तो 400 से बढ़कर होगी 441। अब आप देखो 400 की वैल्यू सवाल में 1000 दी हुई है, 400 की वैल्यू सवाल में 1000 दी हुई है, तो इस 441 की वैल्यू भी 2.5 से गुना हो जाएगी। 2.5 से गुणा कर दो, 2.5 से गुणा कर दो, 441 को 5 से गुणा करो और 2 का भाग दे दो, तो 110 1102.5 1102.5 1102.5 हो गया। तो मतलब 1000 रुपए मैंने लिए थे और चुकाए कितने 1102.5, यानी अब की बार इंटरेस्ट कितना हो गया मेरे 102.5। पिछली बार कितना हुआ था 100 रुपए, पिछली बार मेरा इंटरेस्ट हुआ था 100 रुपए, अब की बार हो गया 102.5। तो यही आपके फर्क पड़ता है सवाल में। तो जब आप 6 मंथ के हिसाब से काउंट करोगे तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। इसको देखो आपको मैं बेसिक तरीके से समझाऊं कि 1000 रुपए की राशि थी, मैंने पहले 6 मंथ के लिए, फर्स्ट 6 मंथ के लिए 5% से ब्याज दिया, 5% से ब्याज दिया तो कितना हो गया बढ़कर 1050, 5% यानी 1050। फिर दोबारा 5% दूंगा मैं, दोबारा 5% दूंगा तो 5% तो हो गया ये, 5% तो इस 1000 पे देना पड़ेगा प्लस 50 पे भी 5%, क्योंकि इस पे ब्याज जब हमने 6% पहले ही दे दिया, सॉरी 6 महीने बाद ही दे दिया, तो एक बार फिर से काउंट होगा। तो अब की बार ब्याज लगेगा 50 रुपए, तो और अब की बार ब्याज लगेगा इस 1000 पे तो 50 रुपए प्लस इस 50 पे 2.5 रुपए प्लस इस 50 का 5% 2.5 रुपए, तो टोटल मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया 50 रुपए। तो यहां से 50, 100 और 102.5। तो जब आप 6 महीनों में दोगे तो आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज ज्यादा कैलकुलेट होगा। इसी तरह अगर हम मान लो क्वार्टरली कैलकुलेट करें, क्वार्टरली का मतलब 3 महीने से, जैसे मान लो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20% और टाइम है 1 ईयर का। इस एक से ही हम तीनों समझ लेंगे। तो अगर आपको 1 महीने ईयरली काउंट करो तो आपको, अगर इसको देखो आप ईयरली काउंट करो, ईयरली काउंट करो तो 20% के हिसाब से 1 साल तक ब्याज देना है, तो टोटल 20% ही दोगे। अब आप इसको हाफ ईयरली या 6 मंथ के हिसाब से काउंट करो, हाफ ईयरली या 6 मंथ के हिसाब से, तो 6 मंथ है तो रेट तो होगी आधी, रेट तो होगी आधी और टाइम हो जाएगा 2 बार, रेट तो होगी आधी और टाइम हो जाएगा 2 बार, 2 इंटू 6 महीने में देंगे तो 2 बार। अब इस हिसाब से मुझे 10 से 11 रुपए ब्याज देना पड़ेगा और इस 10 से 11 रुपए, यानी 100 से 121, 100 से 121, मतलब मैंने 100 रुपए लिए थे तो 121 चुकाऊंगा। यहां ब्याज कितना लगा 21%। इस हिसाब से चीजें बढ़ती है। अब मगर मान लो मैं इसको क्वार्टरली कैलकुलेट करूं, क्वार्टरली कैलकुलेट करूं तो अब की बार रेट तो हो जाएगी 5%, रेट तो हो जाएगी 5% और टाइम हो जाएगा 4 ईयर नहीं लिख रहा मैं, क्योंकि 4 इंटू 3 महीने हो गए, मतलब इसमें 4 बार के इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। टाइम का मतलब कितनी बार कैलकुलेट होगा, तो यहाँ 4 बार। तो अब की बार 5% से 20 से बढ़कर 21 हुआ, टोटल ये 4 बार कैलकुलेट होगा, तो 20 की पावर 4 से बढ़कर मेरी राशि हो जाएगी 21 की पावर 4। अब देखो कितना ज्यादा इंटरेस्ट हो गया। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब आप 6 मंथ कैलकुलेट करोगे तो ईयर तो हो जाएगी आधी, सॉरी रेट तो हो जाएगी आधी और टाइम हो जाएगा डबल। अब आप इस सवाल को आसानी से समझ सकते हो। 16,000 1,60,000 1,60,000 का 2 वर्ष में 10% वार्षिक की दर से 6 माही ब्याज ज्ञात कीजिए। 6 माही जब हम कैलकुलेट करेंगे तो रेट जो है हमारी 10% पर एनम है, 10% पर एनम है और टाइम हो गया 2 ईयर्स का, टाइम हो गया 2 ईयर्स का। अब मैं 6 माही दे रहा हूं, 6 माही दे रहा हूं, मुझे टोटल साल भर के 10% देने हैं, साल भर के 10% देने यानी एक बार में मैं 5% ही दूंगा।
6 दे रहा हूं तो 5% ही दूंगा और टाइम हो जाएगा 2 की जगह 4 बार। टाइम पहले मैं 2 बार ब्याज देता 2 साल में, अब 6 दे रहा हूं तो 4 बार ब्याज दूंगा। अब देखो 5% है यानी 20 से बढ़कर 21 हो जाएगी एक बार में राशि 5% से 21 हो जाएगी। टोटल 4 बार देना है, एक बार में 5% से 20 से बढ़कर 21 होगी, टोटल 4 बार देना है तो 20 की पावर 4 से बढ़कर 21 की पावर 4, 20 की पावर 4 से बढ़कर राशि जो है 21 की पावर 4 होगी। 20 की पावर 4 होगी 16, 1 2 3 4 0, 2 की पावर 4 कर दो 16 और 0 है तो 4 बार 0 लगा दो। अब 21 की पावर 4 करनी है, 21 की पावर 4 करनी है। अब 21 की पावर 4 करने के 2 तरीके हैं, या तो 21 का स्क्वायर 441 है उसका फिर से स्क्वायर कर दो, 21 का स्क्वायर 441 है उसका फिर से स्क्वायर कर दो, या 21 का क्यूब है 9261, ये 21 का क्यूब है 9261, उसको 21 से गुणा कर दो, 21 एकम 21, 21 की पावर 4 होगी 194481। मैंने 21 का क्यूब किया 9261 और उसको 21 से गुणा कर दिया। अब आप खुद भी ये घर पे गुणा करके देखो तभी आपके इंप्रूवमेंट होगा। मतलब अगर ये राशि मेरी 1,60,000 रुपए थी तो बढ़कर कितनी हो जाएगी 1,94,431। 1,60,000 से बढ़कर राशि 1,94,481 हो जाएगी। मुझे इंटरेस्ट पूछ रहा है, इंटरेस्ट हो गया 34,481, इंटरेस्ट हो गया 34,481 रुपए। ऑप्शन नंबर सी कैनरा बैंक हमारा आंसर हो गया। ऐसे आपको शांति से इन सवालों को करना है। क्या किया कि रेट 10% से 5% कर दो, 6 माह में दे रहा है तो, और टाइम 2 साल से 4 बार कर दो इंटरेस्ट, तो 20 से 21 तो 1,60,000 से 1,94,481 चुकाएगा 194481, तो आपका इंटरेस्ट हो गया 34,481। बिल्कुल आसानी से इसे समझना है, हर एक चीज को हम जहां टाइम देना है वहां देंगे, आसानी से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इफ कंपाउंड इंटरेस्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, इफ कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सर्टेन अमाउंट इन द सेकेंड ईयर इज ₹250, कि अगर किसी राशि पर दूसरे साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज मिला वो 250 रुपए है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर ऑन द सेम अमाउंट एट 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसी राशि पर 12% की दर से तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दूसरे साल का दिया हुआ है, 12% की दर से तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यदि दूसरे वर्ष में एक निश्चित राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 250 रुपए है तो तीसरे साल में 12% पर एनम की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बिल्कुल आसान है, रेट जो है 12% है। मतलब अगर दूसरे साल में जो ब्याज दिया है, अभी हमने समझा है, वापस रिवाइज करो, उसको रिकॉल करो कि दूसरे साल में जो है, दूसरे साल से तीसरे साल में ब्याज जाएंगे तो उसी अनुपात में बढ़ेगा, दूसरे साल से तीसरे साल में जाएंगे तो ब्याज उसी अनुपात में बढ़ेगा। 12% है यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/25। 12% है यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी 3/25। कि अगर मैं सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाता हूं, अगर मैं सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाता हूं तो सेकेंड ईयर अगर मैं 25 ब्याज ले रहा था तो अब की बार 25 पर 3 बढ़ जाएगा 28। कि सेकेंड ईयर अगर मैं 25 ब्याज ले रहा था तो अब की बार 25 से 3 बढ़कर हो गया 28। बस ये अनुपात आ गया। 25 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 250, 25 की वैल्यू सवाल में दी हुई है 250, कि 25 से बढ़कर 28 हो गया। 25 की वैल्यू 250 है तो 28 की वैल्यू हो जाएगी 280। कि सिर्फ इतना मैं कह रहा हूं कि आपके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसी अनुपात में ब्याज बढ़ता है। अगर दूसरे साल में 25 ब्याज लगा तो तीसरे साल 28 लगेगा। 25 की वैल्यू 250 है, 28 की वैल्यू होगी 280। 25 की वैल्यू 250 है तो 28 की वैल्यू होगी 280। बिल्कुल आसानी से हमने ऑप्शन नंबर सी कैनरा बैंक हमारा आंसर। तो इतनी आसानी से आप सवाल कर लोगे। देखो जितने बड़े सवाल हैं उतना भी आपको टाइम नहीं लगेगा कैलकुलेट करने में, अगर आप सही से कैलकुलेट कर रहे हो तो अब देखो आज इन्हीं सवाल के बीच, पिछले रिवाइज करने और इन सवालों के बीच, आपके बातों के बीच कब समय निकल गया मुझे पता ही नहीं पड़ा।
अब आज का समय तो हो चुका है कंप्लीट। अब मैं मिलूंगा आपसे कल की क्लास में। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, इनके कंसेप्ट सीखने हैं, और जहां भी आपको प्रॉब्लम आए, आई रिपीट, जहां भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे कमेंट में इसके लिए आप कह दीजिए, मैं उसका आंसर कर दूंगा। अब मिलेंगे अगली क्लास में, कल की क्लास में। तब तक इनको रिवाइज कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं कल। थैंक यू, जय हिंद।